हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के केस में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, और इन्हीं में हम डिस्कस करेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये जो बच्चे HP टेट या TGT की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन मेडिकल नॉन मेडिकल, उनके लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो ये हेलो एल्केन्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसकी, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेसिकली ये केमिकल रिएक्शंस है किसकी, हेलो एल्केन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कि हेलो एल्केन्स में किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। हेलो एल्केन मतलब कार्बन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब आप डाउन द ग्रुप बात करते हैं हेलोजन की, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये किसी एल्केन के साथ जुड़े हुए हैं, ये है आपके पास हेलो एल्केन। तो डाउन द ग्रुप इनका साइज क्या हो जाता है, हेलोजन का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा है इसकी और सबसे कम है इसकी। गॉट इट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे हमारे कोर्सेज HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स JBT, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स JBT, HP SSC, पटवारी JOA, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402। दैट इज व्हाट्सएप नंबर। ऐप का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई कोर्सेज से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी चाहिए, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर 8894592402। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन की, एंड सबसे कम है आयोडीन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बॉन्ड रिएक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड रिएक्टिविटी। बॉन्ड रिएक्टिविटी मतलब बॉन्ड की क्लीवेज होगी। इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी जब ये हेलोजन आयन यहां से निकलेगा, तभी तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज ज्वाइन करेगी, या तो ये ज्वाइन करेगा किसी के साथ, या तो इसके साथ कोई ज्वाइन करेगा। तो कब होगा, जब यहाँ से हेलोजन इजीली निकल जाएगा। जो ग्रुप यहाँ से इजीली निकल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो हमेशा जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो वीक बेसिस होंगे। इस लाइन को आप लिख सकते हैं, weaker bases are good living group। जो वीकर बेसिस होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इसको, और ये बेसिकली पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, और ये गुड लिविंग ग्रुप है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी ये जो है फ्लोराइड आयन पुअर लिविंग ग्रुप है, और आयोडाइड आयन जो ये हैलाइड है ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन है बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा और किसकी कम है, और उसके बाद है बॉन्ड रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा और किसकी कम है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब किसी हेलो एल्केन के जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम को अटैक करता है, तो वो क्या करता है, वहां से हेलोजन आयन
को निकाल देता है एज अ लिविंग ग्रुप। हैलोजन आयन वहां से एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता है, वहां पे क्या लग जाता है, न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है कोई हेलो एल्केन, आपके पास कोई हेलो एल्केन है जिसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप बाइंड कर रहा है। आपको पता है इनके बीच में बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेसिकली वो क्या अटैक करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन का, वो उस कार्बन को जो कि हैलोजन के साथ ज्वाइन होता है उसके साथ उसको अटैक करेगा, और यहाँ से हैलोजन एज अ लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। तो आपके यहाँ पे क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया और हैलाइड आयन लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम बात करेंगे हेलो एल्केन के केस में, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास है हेलो एल्केन, जब ये किसी नाइट्राइल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास क्या बन गया, RCN, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट आता है जैसे हेलो एल्केन वाटर के साथ H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है OH। यहाँ पे RX अमोनिया NH2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या लग जाएगा RNH2। इस तरह की रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट। चलिए एक और टॉपिक आ जाता है इसमें, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एम्बी मतलब होता है टू, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये उस तरह का न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके पास हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है नाइट्रो ग्रुप, जैसे आपके पास है नाइट्रो ग्रुप एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तब जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रो, ये क्या बनाएगा, एल्काइल नाइट्राइल। और जब नाइट्रोजन भी एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। तो देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक ऑक्सीजन और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन है। उसी तरह साइनाइड नाइट्राइल, ये भी एम्बीडेंट है, इनके पास भी दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। तो यहाँ पे अगर कार्बन के साथ कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है ना, नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकते हैं। जब कार्बन के साथ, जब कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी के साथ अटैक ज्वाइन करेगा तो क्या बनेगा, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। और जब नाइट्रोजन किसी के साथ ज्वाइन करेगा तो बनेगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। गॉट इट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होती है, इनको ध्यान से समझना है। SN1 नाम से ही पता चल रहा है, S क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और वन का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर मतलब ये जो रिएक्शंस होगी इनका जो रेट होगा वो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूनिमोलिक्यूलर मतलब रेट डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट। गॉट इट। ये जो SN1 रिएक्शन होती है ये टू स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप में दो स्टेप है। स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे आपके पास है CH3, 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 ये है कोई
हेलो एल्केन, ठीक है, ये है कोई हेलो एल्केन, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन और हैलोजन एज अ हैलाइड आयन निकल गया। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कंप्लीट, कार्बोकेटाइन बन गया। दूसरे स्टेप में अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसको अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्ड, न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बोकेटायन टू न्यूक्लियोफाइल अटैक टू कार्बोकेटायन। तो ये क्या करेगा, ये है आपके पास कार्बोकेटायन प्लस न्यूक्लियोफाइल, मान लो आपने OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो ये इस कार्बोकेटायन को अटैक करेगा और यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, CH3 CH3 और प्लस Br नेगेटिव। गॉट इट। तो आपने देखा कि ये जो SN1 रिएक्शन है 2 स्टेप में हो रही है, पहले में कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोकेटाइन पे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने डायरेक्ट कार्बोकेटाइन पे अटैक क्यों नहीं किया, हमें जो है पहले कार्बोकेटाइन बनाना पड़ा, मतलब डायरेक्ट इस कार्बन पे अटैक क्यों नहीं किया, हमें पहले कार्बोकेटाइन बनाना पड़ा, उसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन को अटैक कर रहा है। तो रीजन ये है कि इसके केस में जो कार्बन है वो देखो चारों तरफ से घिरा हुआ है, एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हेलोजन है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज नहीं है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कार्बोकेटाइन बनाना पड़ता है, और जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाता है वो बनाते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, वो क्या होता है प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, बेसिकली जो H पॉजिटिव आयन देते हैं। यहाँ पे क्यों H पॉजिटिव आयन की जरूरत है, क्योंकि इसके केस की मैं फर्स्ट की बात करी, क्योंकि यहाँ पे अगर H कोई वाटर होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H पॉजिटिव इस Br को निकाल के यहाँ से इसको निकाल देगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसके केस में, SN1 के केस में। गॉट इट। अब मैंने बात बताई थी कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये हो गया, और इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अब यहाँ पे 2 स्टेप हो रहे हैं, बात आती है कौन सा रेट जो है वो डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन, कौन सा स्टेप जो है डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन, पहला करेगा या दूसरा करेगा। तो आंसर आएगा दैट इज योर फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप है, तो हमें पता है जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और दूसरी बात ये रिवर्सिबल होता है, आपको साइन से दिख रहा होगा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप, और ये स्लो प्रोसेस है। गॉट इट। तीसरी चीज मैंने कहा ये यूनिमोलिकुलर है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है रेट। तो एक रिएक्टेंट क्या है, जो आपका एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे, उसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं पॉइंट आपको बताती जा रही हूँ उनको प्रॉपरली ध्यान से करना है। तो क्या कहा मैंने कि जो अल्काइल हैलाइड है, जो फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड बना है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। गॉट इट। तो ये रही SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में जो 2 स्टेप रिएक्शन है, प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है, फर्स्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। गॉट इट। चलिए बात कर लेते हैं अब SN2 की। SN1 हो गया हमारा, SN2 की बात करें, इससे पहले SN1 के केस में एक और बात आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यूनिमोलिकुलर के केस में, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज्यादा है। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। तो हमें पता है जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से। क्यों, क्योंकि टर्शरी के केस में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई टर्शरी एल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन, मतलब इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट एक और लाइन आप लिख सकते हैं, जो एलाइलिक और बेंजोइलिक हैलाइड है, एलाइलिक प्लस बेंजोइलिक हैलाइड है, उनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये जो मैंने नोट बताया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 SN1 के टुवर्ड्स प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी टर्शरी किसकी ज्यादा होगी, तो ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बात, जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी भी SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स काफी ज्यादा होती है। गॉट इट। चलिए अब बात कर लेते हैं SN2 की। नाम से ही पता चल रहा है वो क्या होगी, जैसे ये SN1 है यूनिमोलिक्यूलर है, उसे हम कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बाई मॉलिक्यूलर है, मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स के दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका जो रेट है डिपेंड ऑन टू रिएक्टेंट्स। कौन कौन से, एक तो हो गया एल्काइल हैलाइड, दूसरा हो गया दैट इज न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा आपका दैट इज SN2 रिएक्शन। तीसरी चीज, ये जो होता है ये वन स्टेप प्रोसेस है, ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। जैसे SN1 दो स्टेप था, ये सिर्फ एक ही स्टेप प्रोसेस है। यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा टू पॉजिटिव कार्बन ऑफ हेलो एल्केन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बैक साइड से, स्टार मार्क कर दीजिए, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन के। मान लो आपके पास ये रिएक्शन है, ये है आपके पास यहाँ पे हैलाइड लगा हुआ है RH, और यहां से न्यूक्लियोफाइल आया और इसने बैक साइड से इसको अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये एक ही स्टेप में होता है सारा प्रोसेस। कौन सी, SN2 रिएक्शन। ठीक है, और बेसिकली बैक साइड से हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो निकल, और यहाँ से हैलाइड आयन जो है वो निकल जाता है। गॉट इट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो SN2 रिएक्शन है इसके लिए एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, जो मतलब इसको प्रोटिक सॉल्वेंट की नीड नहीं है। जैसे हमने SN1 के केस में पढ़ा, उसमें क्योंकि हमें कार्बोकैटायन बनाना पड़ रहा था, यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे हमें कार्बोकैटायन बनाना पड़ रहा था ताकि क्या हो, वहां पे कार्बोकैटायन के लिए हमें प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव आयन दे। बट यहाँ इसके केस में हमें एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या रिक्वायर करता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको चाहिए क्या, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। SN1 के केस में ऐसी कोई नीड नहीं थी, इसके केस में स्ट्रॉन्ग, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि ये एक ही स्टेप प्रोसेस है। न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो रिएक्शन जो एक स्टेप में प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। गॉट इट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको आपने दिमाग में बिठा लेना है। SN1 रिएक्शन क्या होती है एंड SN2 रिएक्शन क्या होती है। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट नोट आप लिख सकते हैं, जो SN1 रिएक्शन होती है ये प्रोसीड करती है रेसिमाइजेशन, लिख लीजिए, SN1 रिएक्शन प्रोसीड रेसिमाइजेशन एंड दूसरा आता है दैट इज SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझते हैं इन पॉइंट को, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब SN1 रिएक्शन में क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा, और SN2 रिएक्शन में क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इन पॉइंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बेसिकली वो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की वो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होगी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट होगी एटम्स की।
गॉट इट, उसे हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंडर हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, क्या होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, दैट आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसके केस में हम स्टीरियो आइसोमर्स की एक टाइप होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है यहाँ पे, तो उनको समझेंगे। उनको समझने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, कायरल या कायरलिटी क्या होती है। द टर्म यूज्ड टू determine the object that it is chiral term is used to determine for the object that do not superimpose to mirror image to their मिरर इमेज। मतलब एक ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज को सुपर इंपोज नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड। जैसे ह्यूमन हैंड, ये एक एग्जांपल है कायरल कंपाउंड का। ये है हाथ, अगर आपने इसको इस हाथ के ऊपर सुपर इंपोज, मान लो ये दोनों हाथ हैं, आपने इनकी मिरर इमेजेस बनानी है तो इस तरह से मिरर इमेज बनती है। दीज आर नॉट सुपर इंपोजेबल। देखो यहाँ पे थंब है, ये वाली फिंगर है, तो इस तरह से दीज ह्यूमन हैंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कायरल कंपाउंड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हैंड। दूसरी तरफ आती है ए कायरल। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, ए कायरल जो क्या कर जाते हैं, सुपर इंपोज कर जाते हैं। जैसे आपके पास है मीथेन, मीथेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आप इसके मिरर इमेज लोगे तो इस तरफ भी सेम वही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये क्या कर जाते हैं, सुपर इंपोज कर जाते हैं। जो कंपाउंड सुपर इंपोज कर जाते हैं दैट आर कॉल्ड ए कायरल, जो नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कायरल कंपाउंड में ऐसा क्या चीज है कि वो उसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसके मिरर इमेज को सुपर इंपोज नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि जो ये कायरल कंपाउंड होते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जो एक ही प्लेन में मूव करती है, वाइब्रेट करती है सिर्फ एक ही प्लेन में, तो उस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी कायरल कंपाउंड के थ्रू पास होती है, किसी सॉल्यूशन के थ्रू जिसमें कायरल कंपाउंड होते हैं, वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ही रोटेट कर देते हैं। रोटेट बोलने का मतलब अगर वो राइट साइड घुमाएंगे उस लाइट को तो वो किस फॉर्म में आएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। राइट साइड मतलब डेक्स्ट्रो और लेफ्ट साइड मतलब लेवो रोटेटरी। ये दो रोटेशन होती है, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। राइट होगा तो डेक्स्ट्रो एंड लेफ्ट होगा तो लेवो रोटेटरी। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज। इसको हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और इसको हम नेगेटिव रोटेशन भी लिख सकते हैं। गॉट इट? तो दो तरह की रोटेशन शो करता है। इसी वजह से जो ये बेसिकली जो ये कायरल कंपाउंड होते हैं डू नॉट सुपर इम्पोज, इसी वजह से सुपर इम्पोज नहीं कर पाते, क्योंकि ऑप्टिकल लाइट को ये रोटेट करके हैं और दो तरह के रोटेशन शो कर देते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटिव। और ये डी और एल भी लिख देते हैं, हम इन्हें डी और एल फॉर्म भी लिख देते हैं। और ये जो डी और एल फॉर्म है बेसिकली ये क्या है, आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। डिफरेंस किस में होगा, इनकी ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी और एक लेवो रोटेटरी होगी। गॉट इट? यही मेन रीजन है इसका कायरलिटी का। तो कायरलिटी का रीजन आप लिख सकते हैं, रीजन बिहाइंड कायरलिटी इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन behind chirality, that is optical activity। आई होप अब ये पॉइंट आपका समझ में आ गया होगा। अब ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर। रीजन दिस इज स्टीरियो सेंटर क्या होता है? स्टीरियो सेंटर एक ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ चारों के चारों एटम जो होते हैं वो अलग अलग अटैच होते हैं। मतलब स्टीरियो अलग अलग होंगे तो उसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्री स्टीरियो सेंटर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम समझ गए। ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन है स्टीरियो सेंटर। अगर स्टीरियो सेंटर एसिमेट्रिक हुआ, एसिमेट्रिक मतलब स्टीरियो सेंटर जो कार्बन है सेंटर में, उसके साथ अलग अलग ग्रुप है। मान लो यहाँ पे है COOH, CH3
NH3 हाइड्रोजन, चारों के चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, चारों चारों आइटम अलग लगे हुए हैं सेंटर, दैट इज एसिमेट्रिक स्टीरियो सेंटर। तो अगर आपको इस तरह का कंपाउंड मिलता है और ये जो कंपाउंड होगा ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, तो ये जहां भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे वो कायरल कंपाउंड के होंगे, वो कायरल कंपाउंड के होंगे। अगर एसिमेट्री मिला, जैसे मीथेन है, चारों के चारों सेम थे, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, ए कायरल कंपाउंड मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए कायरलिटी क्या होती है। कई बार कायरलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दो रीजन मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल एक्टिविटी डी एंड एल फॉर्म, एंड दूसरा मैंने रीजन बताया दैट इज स्टीरियो सेंटर, गॉट इट, दैट इज स्टीरियो सेंटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको प्रॉपरली आपने रिवाइज कर लेना है, प्रॉपरली जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना है। तो लास्ट में एक बार रिवाइज करने से पहले एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जीबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जीबीटी, पटवारी, एचपीएसएससी, जेओए, फर्दर हम कई नई नई कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8894592402, आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस किया। हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, क्या होती है SN1 रिएक्शन और क्या होती है SN2 रिएक्शन, उनको हमने प्रॉपर्ली हर एक कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।